दैट आपके पास जो है वो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास जो है वो हाउ टू राइट द आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर उसके साथ साथ जो है वो चीजों को करते चले जाएंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द डेमोग्राफिक चैलेंजेस ऑफ इंडिया इन द चेंजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। ठीक है, अगले 50 सालों के अंदर जो है वो क्या क्या चेंजेस आएंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर अब जो सबसे पहली चीज है वो है सवाल का इंटरप्रिटेशन करना। हमने डेमोग्राफिक चैलेंजेस के बारे में जो है वो बात करनी है। ठीक है, दैट व्हाट आर द डेमोग्राफिक चैलेंजेस ऑफ द इंडिया चेंजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जो कि अगले 50 साल तक जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली कहां कहां पे चैलेंजेस आ सकते हैं? फर्टिलिटी के अंदर आ सकता है, मोर्टिलिटी में आ सकता है, एजिंग की वजह से आ सकता है, यूथ बल्ज की वजह से आ सकता है, माइग्रेशन की वजह से आ सकता है, अर्बन प्रेशर की वजह से आ सकता है। ये जो है वो बेसिकली मुझे सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो ये बात के बारे में बता रहा है दैट यू हैव टू कवर ऑल दीज चैलेंजेस। ठीक है, फर्टिलिटी साइड को, मोर्टिलिटी को, एजिंग को, यूथ बल्ज को, माइग्रेशन को, अर्बन प्रेशर्स को जो है मैं हैंडल करूंगा। नाउ दीज थिंग्स दे विल बिकम माई कोर एरिया। ठीक है, और इंट्रोडक्शन के अंदर दो चीजें आएंगी। पहली चीज आएगी कि मैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को बताऊंगा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता क्या है। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो ये है कि मैं बेसिकली ये बताऊंगा कि आपके पास आने वाले टाइम में यहां यहां पे चैलेंजेस आएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पास जो है वो जो प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल जो है वो रहने वाला है। ठीक है, अब यहां पे इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने कीवर्ड को भी एनालाइज कर दिया, उसको भी सिंथेसाइज कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो मेरे पास आगे चल के जो मैं नीचे चीजों के ऊपर लिखने वाला हूं, फर्टिलिटी, एजिंग, यूथ बल्ज, अर्बन प्रेशर, जेंडर इंबैलेंस, माइग्रेशन वगैरह वगैरह, उनको भी मैंने ऊपर ही जस्ट जो कीवर्ड्स हैं आई विल राइट देम डाउन। ठीक है, सबसे पहली बात आती है जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है। जो केरल, तमिलनाडु, दिल्ली के जो स्टेट्स हैं उसके अंदर जो है वो ये आपके पास रिप्लेसमेंट लेवल से बहुत ज्यादा नीचे जो है वो गिर चुका है। जो आपके पास पॉपुलेशन एजिंग है वो 2050 के आसपास हम 20% तक जो है वो कर जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो अगेन हमारे फाइनेंशियल प्रेशर्स जो है वो आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बेसिकली अगेन आपके पास जो है वो उसकी वजह से, यूथ बल्ज की वजह से अभी हमें जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन से ज्यादा जो जॉब्स हैं वो क्रिएट करनी है, नहीं कर पा रहे हम। यूथ स्किल मिसमैच बहुत बड़ा है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, और उसी के साथ साथ जो है वो हमने एक रिवर्स माइग्रेशन के ट्रेंड भी पोस्ट कोविड पीरियड और कोविड पीरियड के अंदर देखे थे। फिर उसके बाद जेंडर इम्बैलेंस जो है वो काफी ज्यादा है, अर्बनाइजेशन की वजह से आपके पास स्लम्स का ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रेशर्स और हाउसिंग नीड्स जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, और उसी के साथ साथ जो हेल्थ बर्डन है खास करके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का वो होता चला जा रहा है। अब देखो इसके अंदर देयर इज जीरो स्कॉलर, लिटरली नोबडी हैज बीन रिटन इन हियर। क्या इसके नंबर कटेंगे? नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब यहां पे नीचे जो है वो मैंने रेलेवेंट थ्योरीज के बारे में बात की है कि नॉर्डस्टीन के हिसाब से हम जो है वो सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि उसकी जो है वो थर्ड या फिर फोर्थ स्टेज के अंदर है। ठीक है, अगेन सिर्फ एक थ्योरी, और उस थ्योरी के अंदर नॉर्डस्टीन ने जो है वो ये सारे चैलेंजेस के बारे में बात की थी, तो वो चैलेंजेस जो है वो हम फेस करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद पॉलिसी रेलेवेंस क्या क्या जो है वो हो सकता है, अगेन वही सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एल्डरलीज के लिए हम स्ट्रेंथन करें, आपके जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है उसको और ज्यादा अच्छा किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट इज इट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द्राविडियन लैंग्वेज एंड देयर सब ग्रुप्स। ठीक है, द्राविडियन लैंग्वेज एंड देयर सब ग्रुप्स। अब बेसिकली सवाल सीधा सीधा क्या कह रहा है कि मुझे द्राविडियन लैंग्वेज के वाई टॉपर से टू फिल विद नेम्स, पता नहीं मुझे देखो जो सवाल है वो सिंपली आपको उसका जवाब देना है। ठीक है,
अब अगर इस स्ट्रैंड्स के अंदर, अब देखो 15 दिन रह गए हैं आपके जो आपका पेपर है उसके अंदर, अगर अभी आप टॉप इनके पीछे भागना शुरू कर दोगे कि मुझे फलां का नाम लिखना है, तो आप जो है वो पेपर के अंदर सिर्फ स्कॉलर्स के नाम लिख के आओगे, आर्गुमेंट्स नहीं लिखोगे। नंबर जो है वो आपको आर्गुमेंट्स के मिलेंगे, नंबर किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम के नहीं मिलेंगे। ठीक है, बेटर है कि अभी सीख जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आर्गुमेंट्स को क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। ठीक है, अगर आपको स्कॉलर्स के नाम आते हैं, आप थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहते हो कि देखिए मैं बहुत अच्छा हूं, तो आप बेसिकली स्कॉलर्स के नाम के लिए जो है वो अलग एक सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, स्कॉलर्स को जबरदस्ती इंक्लूड करके अपने आंसर का स्ट्रक्चर मत खराब करो। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको दो चीजों के नंबर मिलेंगे एट द एंड। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल आर एट द सेम पेडेस्ट्रियन फॉर मी। ठीक है, लेट्स से आई एम द एग्जामिनर, मेरे लिए आप लोग सब समान हैं। अब मैं आप लोगों की मार्किंग दो चीजों के ऊपर करूंगा। पहली चीज है आपके आर्गुमेंट्स, क्या वो क्वेश्चन के हिसाब से लिखे गए हैं, क्या वो एंथ्रोपोलॉजिकल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखे गए हैं। दूसरी बात, जो आपके स्ट्रक्चर है आंसर का, क्या वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से है या नहीं है। जो आपके थिंकर्स होते हैं या फिर थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, दे आर दी चेरी टॉपिंग्स। ठीक है, इस चीज को अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई टू यू ऑल, दीज आर दी चेरी टॉपिंग्स। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। तो अगेन जब यहां पे अगेन द्राविडियन लैंग्वेज की बात करते हैं, उसके सब ग्रुप्स की बात करते हैं, तो यहां पे बेसिकली मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि द्राविडियन लैंग्वेजेस जो है वो आपके पास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके लिंग्विस्टिक ट्रेट्स जो है वो क्या है, मुझे सिंपली जो है वो लिखने हैं। ठीक है, तो बात जो है वो इंट्रोडक्शन की आती है। सबसे पहले मुझे द्राविडियन लैंग्वेज फैमिली को बता देना है। ठीक है, उसके बारे में जो है वो एक लाइन लिखी जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो बेसिकली आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक सिग्निफिकेंस, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, अगर इसको स्किप करना चाहते हो यू कैन स्किप इट। अब जो कोर डिमांड है वो क्या है सवाल की, वो ये है कि सबसे पहले इसके सब ग्रुप्स लिखोगे, क्योंकि सब ग्रुप्स डायरेक्टली पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आप द्राविडियन फैमिली के जो फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स, वो जो है वो आप लिख दोगे, एक दो जो आपको आते हैं। फिर उसके बाद इन सब ग्रुप्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि उसके साथ ही हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने जो है वो सब ग्रुपिंग कर रखी है। ठीक है, दिस इज द कोर डिमांड। ओके, अब यहां पे यू कैन, इन दिस कोर डिमांड यू कैन राइट सम स्कॉलर्स इन दिस पर्टिकुलर डिमांड। जैसे कृष्ण मूर्ति को लिखना चाहते हो तो उसके अंदर लिख दो, कैडवेल को लिखना चाहते हो तो लिख दो, बट अगेन यू हैव टू ड्रॉ दी अनदर सेक्शन। अगर टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, in the closure or in the conclusion you will write about the preservation efforts of the various tribal Dravidian languages. Okay, so Dravidian family, ये जो है वो again it is one of the primary linguistic family in the world. ठीक है, एंड जो इसके सब ग्रुप्स हैं वो साउथ द्राविडियन, जो कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, कोडावा जो है वो आ जाती है। देन उसके बाद यू हैव द सेंट्रल द्राविडियन, देन यू हैव द नदरन द्राविडियन, जिसके अंदर कुरुख, माल्टो, बरहोई जो है वो आ जाती है, जो कि आपके पास जो है वो अगेन पाकिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में बोली जाती है। ठीक है, सो दीज आर दी मेजर सब ग्रुपिंग्स। फिर उसके बाद बात आती है व्हाट आर द लिंग्विस्टिक फीचर्स। ठीक है, सो द वर्ड्स दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग द सुफिक्सेस। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास एसओवी वर्ड ऑर्डर होता है, यानी कि सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। सिमिलरली जो आपके पास रेट्रोफ्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं वो जो है वो ज्यादा होते हैं।
ठीक है, जिसके अंदर जीभ जो है वो एकदम से ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास इसके 3 मेजर फीचर्स हैं। ओके, तो इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? ये माना जाता है दैट द प्रोटो द्राविडियन लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति दे हैव डेटेड अराउंड 4000 BCE। ठीक है, ओके, द वीडियो इज ओके एवरीबडी? द वीडियो पॉज तो नहीं हुआ है? जस्ट राइट yes or no if the video is okay. ऑल ओके है, ठीक है, ठीक है। सो आपके पास अगेन प्रोटो द्राविडियन, इट डेट्स ऑलमोस्ट 40,000 BCE, और ये जो है वो लाइकली इट हैज बीन स्प्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, क्योंकि अगेन बलूचिस्तान में जो बरहुई लैंग्वेज है उसके अंदर भी जो द्राविडियन ट्रेड्स हैं वो माने जाते हैं। इस वजह से अगेन कृष्णमूर्ति का मानना है कि जो आपके पास जो हड़प्पन लैंग्वेज है दैट माइट बी द प्रोटो द्राविडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो है वो उसके अंदर प्रोटो द्राविडियन स्टैंस जो है वो हो सकता है। ठीक है, और आपके पास जो है वो अगेन इमैनुअल जो है वो अगेन मानते हैं कि देयर हैज बीन द लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस ऑफ द द्राविडियन ऑन द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, कि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि इंडो आर्यन बिल्कुल अलग है, द्राविडियन अलग है, दोनों के अंदर जो है वो एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, अब बेसिकली सबसे बड़ा जो है वो इशू है वो है प्रिजर्वेशन का, खास करके आपके पास जो है कुरुख लैंग्वेज का, जो कि डिप्लीट होती चली जा रही है। Got the point? So these are the Dravidian languages and the subgroups. Okay. अब यहां पे कैडवेल या फिर बी कृष्णमूर्ति, आई हैव रिटन देम इन द कंटेक्स्ट। हाँ, रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा भाई। ठीक है, अब बात आती है अगला सवाल, क्रिटिकली कंपेयर द रिस्ले एंड द सरकार's अप्रोच टू क्लासिफिकेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो रेशियल क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर जो है वो आपके पास रिस्ले और सरकार की अप्रोच को कंपेयर करना है। ठीक है, अब कैसे कंपैरिजन किया जाएगा? कंपैरिजन, पहला कंपैरिजन होगा क्राइटेरिया के ऊपर कि रिस्ले के क्राइटेरिया क्या थे और आपके पास सरकार का क्राइटेरिया क्या था। फिर उसके बाद जनरल अजम्पशंस दोनों की क्या थी, फिर उसके बाद दोनों के मेथड्स क्या थे, फिर उसके बाद दोनों का रेलेवेंस क्या है। रेलेवेंस इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, गॉट द पॉइंट? अब बात आती है होप हर्बर्ट रिस्ले की। होप हर्बर्ट रिस्ले ने बेसिकली सेफेलिक इंडेक्स को अपना सबसे इंपॉर्टेंट हथियार बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट सेफेलिक इंडेक्स, और जनरल जो हाइट है, जो आपके पास कलर है, उस चीज को जो है वो रिकॉर्ड किया, और उसके ऊपर जो है वो कहा कि इंडिया के अंदर देयर आर 3 प्राइमरी रेसेस, आर्यन रेस, मंगलोइड रेस और द्राविडियन रेस, और बाकी जो है वो जितनी भी रेसेस हैं इंडिया के अंदर दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज रेसेस। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 7 रेशियल टाइप्स जो है वो आपके पास हैं। ठीक है, जिसके अंदर इंडो आर्यन, आर्यो द्राविडियन, मंगोलाइड वगैरह जो है वो आ जाते हैं, बट प्राइमरली देयर आर 3 रेसेस। ठीक है, और अगेन इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था लोगों को क्लासिफाई करना, लोगों को गवर्न करना। अब इनके बहुत सारे क्रिटिसिज्म तो निकलते हैं। क्लोनिकल बायस था, रेशियल डिटर्मिनिज्म था। रेशियल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है? इन्होंने रेस को कास्ट के साथ जो है वो लिंक किया। ऑलमोस्ट ही सेड दैट रेस इज इक्वल टू कास्ट, कि जो हायर हिंदूज हैं दे आर फ्रॉम द आर्यन रेस, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। मोर्फोलॉजी, खास करके जो आपके पास करीनियल इंडेक्स है या फिर जो आपके पास करीनियल कैपेसिटी है, उसको इन्होंने जो है वो आधार बनाया, जो कि बाद में इरावती कार्वे ही डिबंक कर देती है। ठीक है, तो अगेन उन्होंने बेसिकली जो रेशियल हायरार्की है उसको जो है वो बायोलॉजी के साथ जो है वो कंपेयर किया। ठीक है,
फिर उसके बाद एन.के. बोस अगेन कहते हैं कि अगेन रेशियल व्यू जो है वो कास्ट का बिल्कुल गलत है, क्योंकि कास्ट के अंदर सोशल मोबिलिटी होती है। ठीक है, ये जो है दीज आर द थिंग्स ऑफ रिस्ले। ओके, फिर उसके बाद बात आती है गुहा की। गुहा का जो क्रिटिसिज्म है वो भी आप लिख सकते हैं कि उन्होंने अपनी 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो है वो प्रपोज की ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल ट्रेट्स एज वेल एज द कल्चरल एट्रीब्यूट्स। मजूमदार का आता है कि आपके पास जो है वो अगेन उन्होंने जो है वो रेशियल फैक्टर को कहा कि दैट द रेशियल फैक्टर्स दे आर ओनली द इनेबलिंग फैक्टर्स कास्ट के अंदर। ये जो है द रेशियल फैक्टर्स दे वर नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ द कास्ट। फिर उसके बाद बात आती है सरकार की। सरकार की अगेन जो अप्रोच है, इट हैज रिकॉग्नाइज द हाइब्रिडाइजेशन एंड द एडमिक्सचर ऑफ द रेस। जो आपके पास रेसेस हैं वो दे हैव हाइब्रिडाइज्ड एंड एडमिक्स्ड मोर ऑफन देन रिस्ले इवन हैज कंसिडर्ड। तो इंडिया के अंदर कौन सी प्राइमरी रेस थी, ये जो है वो निकाल पाना बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने रेस को जो है वो एक टाइप ऑफ कंट्रीब्यूटर माना है, नॉट एज द परस्यूट कैटेगरी। उन्होंने जो है वो रेस इज इक्वल टू कास्ट नहीं माना है। उन्होंने कहा है दैट रेस इट इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंस ओवर द कास्ट। ठीक है, और उन्होंने बेसिकली नीग्रोइड एलिमेंट को इसके अंदर जो है वो रखा है रादर देन दी द्राविडियन विच इज अ लिंग्विस्टिक फैमिली, नॉट अ रेशियल टाइप। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने प्रोटो एस्ट्रॉइड को जो है वो अगेन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रेशियल टाइप्स इन इंडिया माना। ठीक है, अलॉन्ग विद द मेडिटेरेनियन एक्सेट्रा। ओके, और उनका मानना था कि ग्रेजुअल मिक्सिंग जो है वो आपके पास हुई है इंडिया के अंदर, एंड इट हैज बीन शोन, जो रिस्ले की जो सरकार की कैटेगरीज हैं, दे वर शोन इन दी जीनोम स्टडीज लाइक डेविड रीश की बाद में जीनोम स्टडीज आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो डेविड रीश ही 2 तरह की जो है वो कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन एंड द एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन। अगेन वो जो आपके पास जीनोम्स की स्टडी है, डेविड रीश की स्टडीज, उसके अंदर भी उन्होंने जो सरकार की स्टडीज हैं उनको अपना बेस जो है वो माना। ठीक है, तो ज्यादातर जो पोस्ट कॉलोनियल एथनोग्राफिक स्टडीज हैं उसके अंदर सरकार को ही जो है मॉडल माना गया है। ओके, गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? अब यहां पे बेसिकली अगेन वी हैव कंट्रास्टेड बोथ, दोनों का कंट्रास्ट हुआ है। अब आपकी मर्जी है कि क्रिटिसिज्म इतने सारे लिखने हैं या नहीं लिखने हैं। क्रिटिसिज्म मैंने इसलिए आपको दिए हैं बिकॉज बहुत बार मैंने ये देखा है कि जो रिस्ले है वहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिस्ले को क्रिटिसाइज करके दिखाओ, रिस्ले जो अच्छे तरीके से काम नहीं किया उसको क्रिटिसाइज कर दो, ऐसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद डिस्क्राइब रिस्लेज क्लासिफिकेशन एंड देन क्रिटिकली एवेल्युएट द फ्लॉज। वही सवाल आ गया। रिस्ले की क्लासिफिकेशन जो है वो हमने बता दी अच्छे तरीके से, वही ऊपर वाली सारे सेगमेंट्स लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कॉलोनियल रूल को जो है वो एक तरह से लिजिटिमाइज किया कि गोरे जो है वो आपके पास राज कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट के अंदर भी जो बाहर से गोरे आए थे उन्होंने राज किया था। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है इनके क्रिटिसिज्म की। उन्होंने कल्चरल चेंज, मोबिलिटी को इग्नोर किया। उन्होंने कास्ट को जो है वो बिल्कुल ही रेशियल टाइप बता करके बिल्कुल ही कास्ट को फ्रीज कर दिया। उन्होंने अगेन जो रेशियल इनइक्वालिटीज हैं उनको रीइंफोर्स किया है। जो मेथडोलॉजी है क्रेनियोमेट्री वाली, वो जो है वो अगेन नाजी जर्मनी से आई थी, और वहां से जो है वो अगेन इसको जो है वो पूरी तरह से डिबंक कर दिया गया था। मॉडर्न साइंस के अंदर इसकी अभी 0 वैलिडिटी है, इसको हम सीडो साइंस मानते हैं। उसके बाद बीएस गुहा ने जो है वो अगेन सीरोलॉजिकल और मोर्फोलॉजिकल स्टडी करके जो है वो अपने जो 6 रेशियल टाइप्स हैं वो निकाले। के.एस. सिंह ने जो है वो अगेन बताया कि जो रेशियल स्टडीज हैं वो इंडिया के अंदर दे आर इनएप्रोप्रिएट, रादर देन दैट वी हैव द एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल स्टडीज ओवर द रेस। ठीक है, फिर उसके बाद यूनेस्को की स्टेटमेंट आती है रेस के ऊपर। अब ये जो सारी चीजें हैं दिस इज इन द पेपर 1, लेकिन यहां पे यू कैन राइट इट। ठीक है, गॉट द पॉइंट? फिर उसके बाद बात आती है दी पॉपुलेशन जेनेटिक्स। वो जो है वो शो करता है रीश का कि आपके पास ऐसी जो है वो डिस्टिंक्ट रेसेस जो है वो नहीं है।
ठीक है, उन्होंने तो जो है वो ये डेविड रीच ने तो ये तक कह दिया कि आपके पास विलेज के अंदर, एक विलेज के अंदर अमंग डिफरेंट कास्ट्स ज्यादा डिफरेंशिएशन है रादर देन दी नॉर्थ इंडियन एंड दी साउथ इंडियन। तो इन्होंने जो नॉर्थ साउथ डिवाइड बता दी थी वो तो जो है वो बिल्कुल ही गलत निकल गई। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिकली मिशेल ओमी और आपके पास जो है वो होवार्ड साफ साफ ये जो है वो कहते हैं कि रेस को सोशली कंस्ट्रक्ट जो है वो किया गया था, ऐसा जो है वो रेस वगैरह वाला तो सिस्टम ही नहीं होता है। ठीक है, अब बेसिकली दिस इज द क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ द रिस्ले। ओके, गॉट द पॉइंट, समझ में आ रही है बात। अब इसको अगेन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज द डिस्क्रिप्शन, द सेकेंड पार्ट इट इज द क्रिटिकल एवेल्युएशन। अब क्रिटिकल एवेल्युएशन के अंदर बीएस गुहा का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, के एस सिंह का नाम जो है वो अगेन सब लोग जानते ही हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नाउ बाकी जो है वो दीज आर दी जनरल पॉइंट्स दैट आर रिटन, दीज आर दी जनरल आर्गुमेंट्स। ठीक है, ओके भाई, समझ में आ रही हैं सारी चीजें, हाँ या ना? बी, हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आई थिंक रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी थी। इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। 2 मिनट में दोबारा फिर से चेक कर लेता हूँ इसको। हाँ रिकॉर्डिंग है इसकी। ओके ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी फर्दर? फिर उसके बाद डिस्क्राइब द एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज लिंग्विस्टिक फैमिली। ठीक है, विद द रेफरेंस टू द मुंडा सब ग्रुप एंड द ट्राइबल कनेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सॉरी इट इज जस्ट द एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, लेकिन इसके अंदर जो है वो मुंडा कनेक्शंस वगैरह जो है वो बनाए हैं। ठीक है, तो हमें जो है वो अगेन एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के बारे में जो है वो बताना है। तो अगेन एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली इट इज वन ऑफ द 4 मेजर लिंग्विस्टिक फैमिलीज। बाकी 3 कौन कौन सी है? इंडो आर्यन, द्राविडियन और तिब्बतो बर्मन। इसके अंदर जो है जो मेजर ब्रांचेस आती हैं, जो मेजर सब डिविजन हैं, दैट आर दी मुंडा ब्रांच। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास मुंडा ब्रांच इट इज डिवाइडेड इनटू मेजरली 2 पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, मुंडा ब्रांच जो है उसके अंदर संथली, हो, मुंडारी, कुरुक, साउथ मुंडा में खरिया, जुआंग, गड़ाबा आ जाते हैं। ठीक है, एंड देन इट इज ऑल्सो रिलेटेड द इंडो, जो आपके पास जो एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द मॉन खमेर। ठीक है, जो कि आपके पास अगेन ज्यादातर आउटसाइड इंडिया है, ज्यादातर आउटसाइड इंडिया है। कुछ जो है वो मॉन खमेर के एलिमेंट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो है वो रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अगेन जैसे द्राविडियन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि आपके पास जो है वो एसओवी वर्ड ऑर्डर है, उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास अलुगनेटिव वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं, जो वर्ड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगेन बिल्कुल जो वैसा स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर दिखाई देता है। जो नस्ल वॉवल्स हैं वो इसके अंदर ज्यादा होते हैं, जो जेंडर डिस्टिंक्शंस हैं वो अगेन कम होती हैं। ठीक है, अब अगेन स्कॉलर्स इसके बारे में क्या कहते हैं? अगेन जो यहां पे स्कॉलर्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे नॉर्मन ने कहा दैट इट इज द पायोनियर ऑफ द मुंडा लिंग्विस्टिक ग्रुप दैट इज इन इंडिया। ठीक है, पी के मोहपात्रा बेसिकली कहते हैं कि ट्राइबल लिंग्विस्टिक डॉक्यूमेंटेशन इसका होना चाहिए क्योंकि ये लैंग्वेज धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। ठीक है, ग्रीसन ने अगेन इसको डॉक्यूमेंट किया था सबसे पहले इन द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस और दीज आर सम ऑफ द थिंग्स।
ओके, अभी जो है वो बेसिकली संथली को हमने 8th शेड्यूल के अंदर जो है वो लिखा है, ठीक है, 8th शेड्यूल के अंदर 2003 के अंदर लिखा है। और उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास जो बहुत सारी जो साउथ मुंडा लैंग्वेजेस हैं वो जो है वो इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही है अभी बात, हाँ या ना? ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और आपके पास जो है वो कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके पास बहुत सारी जो बोंगा की एपिक्स हैं, इवन जो संतल्स में हैं, ओरन्स में हैं, वो जो है वो अगेन इसी लैंग्वेज के अंदर रहती हैं। अगर इस लैंग्वेज को ना हमने सेव किया तो अगेन आपके पास जो बोंगा एपिक्स हैं वो हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्स्थ वन, it is delineate the factors influencing the fertility or in the Indian population. Again जो major factors हैं that you have to delineate: biological age at menarche, fecundity, postpartum infecundity, ठीक है, मेल फर्टिलिटी, सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं, एज एट मैरिज, रिलीजियस कल्चरल नॉर्म्स, सन प्रेफरेंस एक्सेट्रा, फीमेल लिटरेसी, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो आप लिखते चले जाओगे एंड एट द एंड यू विल राइट अबाउट द डेविड ब्लेक कि आपके पास जो है देयर आर मेनी इंटरमीडिएट वेरिएबल्स, ठीक है। और आपके पास जो है वो मेजर वेरिएबल्स जो है वो ये सारे हैं, ठीक है। तो देयर आर मेनी इंटरमीडिएट वेरिएबल्स जो कि आपके पास जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करते हैं और फर्टिलिटी को चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है सन का प्रेफरेंस हो गया, सो दीज इंटरमीडिएट वेरिएबल्स दे विल कीप ऑन इवॉल्विंग एंड दे विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बॉगार्ड्स की बात आती है कि अगेन आपके पास जो है देयर आर सर्टन प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी। प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी का मतलब क्या है कि जो ये वाले डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स, व्हाट इज द एज एट मेनार्क, व्हाट इज द एज ऑफ मैरिज, ठीक है। तो अगर एज ऑफ मैरिज एकदम से नीचे गिरती है तो फर्टिलिटी बड़ी तेजी से इंक्रीज करती है, अगर एज ऑफ मैरिज इंक्रीज करती है तो फर्टिलिटी बहुत तेजी से डिक्रीज करती है। सो अकॉर्डिंग टू ब्लेक एंड बोगार्ट्स, बेसिकली देयर आर टू काइंड ऑफ वेरिएबल्स, इंटरमीडिएटरी वेरिएबल्स एंड द प्रॉक्सिमेट वेरिएबल्स, जो कि आपके पास जो है वो फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरमीडिएटरी यार दोज आर मतलब दो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको 3 कैटेगरीज के अंदर जो फैक्टर्स हैं उनको लिखना है, बायोलॉजिकल, सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है, बस दैट इज इट। देन उसके बाद डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द तिब्बतो बर्मन लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो बेसिकली जो आपके पास ज्योग्राफिकल स्प्रेड है ये कहां कहां पे है। सो सबसे पहले डिफाइन करो इंडो तिब्बतियन बर्मन ग्रुप को, और फिर उसके बाद जो है वो अगर मेंशन कर सको तो इसकी जो है वो चाइनीज तिब्बतियन रूट्स को जो है आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल स्प्रेड, लिंग्विस्टिक फैमिलीज कौन कौन सी हैं, और उसी के साथ साथ एग्जांपल्स। तो जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है दैट इज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलोंग विद द हिमालयाज, ओके। सब ग्रुप्स क्या क्या हैं इंडिया के अंदर? वेस्टर्न हिमालय जहां पे बोतिया आ जाते हैं, सेंट्रल हिमालय जहां पे लेपचा आ जाते हैं, सिक्किमीज आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट जहां पे नागा लैंग्वेजेस आ जाती हैं, फिर उसके बाद कुकी चिन ग्रुप आ जाता है, फिर उसके बाद बोडो गारो ग्रुप आ जाता है, ठीक है। एंड दे आर स्प्रेड ओवर दीज स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा एंड सर्टन पार्ट ऑफ आसाम, ठीक है। एस.आर. चक्रवर्ती ने जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन की थी, जो एक रिगरस क्लासिफिकेशन है। और आपके पास जो है वो अगेन बहुत सारी जो ट्राइबल लैंग्वेजेस, ट्राइबल लोर्स हैं, सॉन्ग्स हैं, रिचुअल्स हैं, वो इस लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखे गए हैं,
फिर उसके बाद देयर इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया, वो आपको जो है वो लिखना है। तो अगेन जो डेफिनेशन है इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की, वो ये है दैट जो है वो लैंग्वेजेस धीरे धीरे जिनके स्पीकर जो है वो डिक्लाइन करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले आपने उन लैंग्वेजेस को, उनके टाइप्स को लिस्ट करना है, फिर उसके बाद इंडियन एग्जांपल्स देके क्यों जो है वो आपके पास वो खत्म होती चली जा रही हैं उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो इंडियन सिनेरियो के अंदर हमारे पास लगभग 200 लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडेंजर्ड है, 197। ठीक है, और आपके पास जो है वो दे आर हाईएस्ट अमंग द ट्राइबल, बॉर्डर एंड द नोमैडिक ग्रुप्स। कॉजेज क्या क्या हैं? लिंग्विस्टिक शिफ्ट होता चला जा रहा है हिंदी के प्रति, और उसके बाद जो है वो एजुकेशन मदर टंग के अंदर नहीं है, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन काफी ज्यादा है, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका लैग है। फिर उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल्स को लिख देंगे, ग्रेटर अंडेमानीज, बिरहोर, भूमिज, कोरवा, टोटो की लैंग्वेज, और उसी के साथ साथ मिजोरम में लूरो लैंग्वेज हो गई। फिर उसके बाद क्या क्या प्रिजर्वेशन एफर्ट्स हैं, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो कि गणेश डेवी ने किया, दैट इज वन ऑफ द एफर्ट। फिर उसके बाद साहित्य अकादमी डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट, इट इज अनदर, और उसके बाद हम जो है वो डिजिटल आर्काइविंग इनकी करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, प्रोवाइड द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द सेक्स रेशियो इम्बैलेंस इन इंडिया, और इसके क्या कॉजेज, क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं। अगेन जैसा हमने ऊपर पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ डेफिनेशन चेंज हो गई। ठीक है, करंट स्टेटस क्या है आपके पास, ओवरऑल सेक्स रेशियो जो है वो इट इज 2:43। ठीक है, और आपके पास चाइल्ड जो है वो 919 है। ठीक है, इसका जो है वो कॉज क्या है, सन प्रेफरेंस, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस, निग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड, स्क्यूड फर्टिलिटी, जो कि आपके पास जो है वो अगेन जो एक परपेचुएट बिहेवियर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। अमृता सेन इसी चीज को देखते हुए कहते हैं कि इंडिया के अंदर 63 मिलियन मिसिंग विमेन जो है वो दिखाई देती हैं। ठीक है, एंड देन ये जो है वो कुछ एग्जांपल्स को आप लिख सकते हो। हरियाणा के अंदर, आसाम, बंगाल से ब्राइड्स आ रही हैं, महाराष्ट्र में लिटरेसी बढ़ चुका है, लेकिन अर्बन एरियाज के अंदर आपके पास जो है वो मतलब जो है वो CSR का ड्रॉप जो है वो इतना ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, अब रीजनल ट्रेंड्स क्या है, केरल के अंदर हाईएस्ट है, हरियाणा के अंदर लोएस्ट है। फिर उसके बाद बात आती है इसके इंप्लीकेशंस क्या है, एंड देन स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स के अंदर अमृता सेन को कोट कर सकते हैं, और पेट्रिशिया जेफरी को जो है वो कोट कर सकते हैं फॉर दी सन प्रेफरेंस, दैट इज इट। अगर इनको नहीं भी कोट करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, रहने दीजिए। ओके, देन उसके बाद लिस्ट एंड एक्सप्लेन द मेजर लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इसके अंदर इंडो आर्यन, द्राविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन। ठीक है, ये जो है वो लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ग्रीसन ने सबसे पहले लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया, जिसके अंदर इनको जो है वो लिखा गया। फिर उसके बाद गणेश डेवी ने पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया, जिसके अंदर इनके अंदर चेंजेस क्या आ रही हैं, क्यों चेंजेस आ रही हैं, क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें उनके अंदर लिखी गई। ठीक है, फिर उसके बाद H.H. रिस्ले का आर्यन डिबेट आ जाता है। H.H. रिस्ले का आर्यन डिबेट मेथड्स, एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स उन्होंने यूज किए, और बेसिकली उन्होंने ये क्लेम किया कि आर्यंस इज इक्वल टू अपर कास्ट। ठीक है, और बेसिकली आपके पास जो है इस तरह से उन्होंने रेशियल कैटेगरी को एक कास्ट कैटेगरी के अंदर बदल दिया, और उन्होंने कहा था कि ये लोग जो है वो बाहर से आए थे, इनका माइग्रेशन हुआ, या फिर इन्होंने जो है वो इंडियंस को उस वक्त जो इंडस वैली के अंदर द्राविडियन बैठे थे उनको जो है वो इन्वेजन किया उनके ऊपर। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म क्या क्या है, रेशियल डिटर्मिनेशन है, वो सारे क्रिटिसिज्म एज इट इज नीचे आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निग्रेटो रेशियल एलिमेंट इन इंडिया। सबसे पहले अगेन इंट्रो करेंगे, यहां पे निग्रेटो रेशियल एलिमेंट को डिफाइन किया जाएगा, फिर उसके बाद उसके ट्रेड्स को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, स्कॉलर्स क्या कौन कौन निग्रेटोज को मानते हैं,
कौन कौन नहीं मानते हैं, और फिर उसके बाद जेनेटिक एविडेंसेस, उनके बारे में जो है वो बात की जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो है निग्रिटो ट्रेड्स, शॉर्ट स्टेचर, वूली हेयर, डार्क स्किन, ब्रॉड फ्लैट नोज, प्रोग्नेथिज्म, और आपके पास ये दे आर रिजेंबलिंग द अफ्रीकन पिग्मीज, लेकिन दे आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट। इंडिया के अंदर ऐसे लोग कहां पे दिखाई देते हैं? दे आर इन द अंडेमानीज ट्राइब। ठीक है, जारावाज के अंदर, ओंगे के अंदर, सेंटिनीज के अंदर जो है वो ये दिखाई देते हैं। और ज्यादातर लोग, ज्यादातर स्कॉलर्स, हुटन, गुहा, सरकार, वो मानते हैं कि ओल्डेस्ट एलिमेंट्स जो है दे आर दी नीग्रोइट एलिमेंट। सिर्फ फर्क इतना है कि गुहा ये मानते हैं दैट वन ऑफ द ओल्डेस्ट एलिमेंट्स जो है दे आर दी नीग्रोइट एलिमेंट। गुहा मानते हैं दैट दे आर दी प्राइमरी इनहैबिटेटर्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले ये लोग आए। जो आपके पास सरकार हैं वो ये मानते हैं कि आपके पास नहीं, ये सबसे पहले वाले नहीं हैं। बेसिकली ये जो है वो आपके पास जो सबसे पहले थे देवर द एस्ट्रो एशियाटिक, एंड सरकार बिलीव्स दैट दीज पीपल जिनको गुहा ने निग्रोइड की तरह बताया था, दे आर द एस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, सो हुटन जो है वो इसको फॉसिल रेस भी कहता है, क्योंकि अगेन दे आर सर्वाइविंग इन द आइसोलेटेड पॉकेट्स। ठीक है, और आपके पास अगेन जीनोम स्टडीज बाय डेविड रीश, उसने ये साफ साफ तय कर दिया है आज कि जो अंडेमानीज हैं वो आपके पास जो है वो अफ्रीका से माइग्रेट किए थे अराउंड 65,000 ईयर्स अगो। ठीक है, सो दिस इज द नीग्रोइड रेशियल एलिमेंट। अब बेसिकली मेनलैंड इंडिया के अंदर नीग्रोइड्स हैं या नहीं है, कडर्स जो है और इरूलास जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग द नीग्रोइड एलिमेंट्स और नॉट, इट इज नाउ अ डिबेट। कुछ लोग इसको जो है वो नीग्रोइड एलिमेंट मानते हैं, कुछ लोग जो है वो इनको एस्ट्रो एशियाटिक मानते हैं। अगेन वही स्टैंस आ जाता है कि गुहा इन लोगों को नीग्रोइड मानते हैं और सरकार जो है वो एस्ट्रो एशियाटिक। फिर उसके बाद बात आती है मेडिटेरेनियन रेशियल एलिमेंट की। मेडिटेरेनियन रेशियल एलिमेंट मीडियम स्टेचर, लॉन्ग हेडेड दैट इज डोलिगोसेफेलिक, नैरो नोज, डार्क हेयर, आईज भी डार्क, और उसी के साथ साथ जो है ऑलिव टू ब्राउन स्किन कलर। ठीक है, सो इनके दो सब टाइप्स हैं, पेलियो एंड देन ओरिएंटल। ठीक है, ये जो है वो दो इनके सब टाइप्स हैं। पेलियो जो कि मेडिटेरेनियन के पास से आए, पहले आ गए इंडिया के अंदर, पहले माइग्रेशन हो गया। ओरिएंटल जो कि आपके पास ईरानियन है या फिर एर्मनॉइड है, ठंडे इलाकों से आए हुए हैं, बाद में आए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इट इज, सबसे पहली बात ये जो है वो आपके पास जनरली दे आर इन दी अपर कास्ट। ठीक है, रीजन जो है वो आपके पास गंगेटिक प्लेन, ईस्ट एंड द साउथ, सम ऑफ द साउथ इंडियन रीजन्स वहां पे जो है पाए जाते हैं। ठीक है, और आपके पास जो है वो अगेन माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चे नहीं लिखते हैं, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एसोसिएशन इन एलिमेंट्स के साथ है। वही जो है वो आपके पास राखी गढ़ी की स्टडी के अंदर भी जो है वो हमें मिला दैट द ईरानियन डीएनए इट वाज देयर, बट द जो आपके पास एक जो सेंट्रल एशियन डीएनए था वो नहीं प्रेजेंट था। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो अगेन थ्योरीज के अंदर गुहा जो है वो अगेन अपने मेडिटेरेनियन को 6 मॉडल के अंदर रखते हैं। ठीक है, आपके पास रिस्ले जो है वो इसको आर्यन द्राविडियन ओवरलैप के साथ रखते हैं। एसएस जो है वो इसको, सरकार जो है वो इसको अगेन एक अपनी मिक्सचर थ्योरी के अंदर अगेन मेडिटेरेनियन एलिमेंट को जो है रखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, अगेन नॉर्थ इंडियन, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, इस तरह से आपने जो है वो क्लासिफाई कर देना है। ठीक है, और जो स्क्रिप्ट की डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा बड़ी है, और आजकल जो है वो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है, और आपके पास जो है वो अगेन ये जो है वो सबसे बड़ी लिंग्विस्टिक फैमिली जो है वो इंडिया की बन जाती है। ठीक है, देन उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी,
इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पेपर फर्स्ट। ये इंडिया के अंदर कैसे अप्लाई की जा सकती है? ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? वी आर अबाउट टू कंप्लीट द चैप्टर सेकंड। किसी का भी अभी तक कोई डाउट नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर? रिवीजन होती चली जा रही है। भाई बोलो हाँ या ना, कि सो गए सब लोग? ठीक है। देन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर अगेन स्टेज वाइज वी हैव अप्लाइड इट, कि आपके पास जो है वो स्टेज 1 के अंदर देर इज हाई बर्थ हाई डेथ। स्टेज सेकंड, डेथ रेट विल फॉल, बर्थ विल स्टे हाई। स्टेज थर्ड, द बर्थ रेट इट विल डिक्लाइन। स्टेज फोर्थ, द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट बोथ विल बी लो, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। और ये जो है वो आपके पास, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे दोनों चीजें स्टेज फिफ्थ के अंदर नीचे गिरनी शुरू हो जाएंगी। पूरा कंप्लीट करेंगे यार? नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन आई विल ट्राई कि एटलीस्ट 25 पेजेस जो है वो रोज हो जाएं। तो मेरा जो एनालिसिस था वो ये था कि अगर हम इन ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट्स के 25 पेज रोज करते हैं तो ये जो है वो 10 दिनों के अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। 25 पेज सुबह शाम। तो आज जो है वो आई हैव दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। और फिर जो है वो कल मैं जो है वो सुबह एक टाइम रखूंगा इस सेशन का, एंड देन हम जो है वो बेसिकली 10 दिनों के अंदर 3-3 घंटा रेगुलरली लगा के जो है वो बड़े इजीली कंप्लीट कर सकते हैं इन सारी चीजों को। भाई डीएम फिर से फिर खेल लेना, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है कि इंडियाज ट्रांजेक्टरी प्री 1920s के अंदर स्टेज जो है वो फर्स्ट थी, फिर उसके बाद स्टेज सेकंड 2070 तक रही, फिर उसके बाद 70 से लेके अब तक जो है वो आपके पास देयर इज फॉल इन फर्टिलिटी, ठीक है। नहीं नहीं, कास्ट आज करेंगे भाई, 25 पेजेस का है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। 25 पेज एक पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, बस इतना सा भी हो जाता है 10 दिनों के अंदर, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेज जो है वो 70s से प्रेजेंट जो है वो आपके पास है। कुछ रीजन्स के अंदर आपके पास जो है वो फोर्थ स्टेज पहुंच चुकी है, कुछ रीजन्स जो है वो अभी भी, बिहार जैसे जो है वो आपके पास थर्ड, जो सेकंड थर्ड के अंदर जो है वो आ रहे हैं। फोर्थ स्टेज के अंदर केरल को लिख सकते हो, दिल्ली को लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं वो जो है वो अगेन सम ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज दे आर इन दी स्टेज सेकंड एंड थर्ड, सम ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज दे आर इन दी स्टेज फोर्थ, कुछ जो है वो फोर्थ को भी पार करके फिफ्थ के अंदर जा चुकी है, ठीक है। तो अगेन मुस्लिम्स जो है वो आपके पास सेकंड थर्ड के अंदर हैं, जो सिक्स हैं और आपके पास जो ईसाई हैं वो फोर्थ के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और पारसीज जो है वो सबसे आगे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन में है, ठीक है। तो इनको जो है वो आप लिख सकते हैं। बच्चे जो मैं ना इसके लिए इग्नू का मटेरियल कैसे है वो सारी चीजें ना मैं बड़े आराम से आपका सेशन ले लूंगा कल या परसों, ठीक है। उस सेशन को अलग रखने देते हैं। अब काफी हाई वोल्टेज है जो मेंस वाले बच्चों की, ठीक है। तो अभी जो है वो टाइम इनका है, तो ठीक है, इन ये जो चीजें हैं वो बाद में आप पूछ लीजिएगा, ओके। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास बात आती है नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे डेटा की। जो टीएफआर है वो 2 के आसपास है, और आपके पास जो है वो अभी भी अर्बन रूरल डिफरेंशियल जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस थ्योरी का क्रिटिक आता है कि
ये जो थ्योरी है वो यूरोपियन एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंडिया के अंदर जो है वो ऐसा होमोजेनस ट्रांजिशन जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? तो ये है, ठीक है। तो इसीलिए आशीष बोस जो है वो आपके पास डेमोग्राफिक डिवाइड टर्म यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्डस्टीन, थॉमसन के जो मॉडल्स हैं वो आपके पास जो है वो सारे के सारे वेस्टर्नाइज मॉडल थे। इंडियन मॉडल जो है वो दे आर बेसिकली दी मॉडल्स जो कि आपके पास जो है वो अगेन डेमोग्राफिक दे आर दी, मतलब उसके अंदर बेसिकली बिल्कुल होमोजेनिटी जो है वो इंडिया के अंदर नहीं है, बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिटी है, कास्ट बाय कास्ट, रीजन बाय रीजन, रिलीजन बाय रिलीजन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो अगेन एनालाइज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब इसके अंदर अगेन देयर आर डिफरेंट थ्योरीज। जो दो मेजर थ्योरीज हैं वो ये हैं। पहली है नियो माल्थुसन थ्योरी, वो ये कहती है कि पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो रिसोर्सेज खत्म कर देता है, खराब कर देता है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास रिवाइवनिज्म या फिर रिवाइवनिस्ट थ्योरी है सिम्पसन की। वो कहते हैं कि आपके पास जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल बन पाएगा, जिसकी वजह से रिसोर्स जो है वो बन पाएगा। इन दोनों थ्योरीज को इंडिया के अंदर आपको लागू कर देना है। पॉजिटिव लिंक क्या है, नेगेटिव लिंक क्या है, ठीक है, और आपका काम जो है वो हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद चैप्टर 3.1 के अंदर अगेन वी आर स्टडिंग द स्ट्रक्चर, नेचर, द ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, कर्म की थ्योरी, ऋण, रीबर्थ। ठीक है, इन लोगों को जो है वो स्टडी किया जाता है। और जो सवाल पूछे जाते हैं, द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, इट इज कि इन चीजों के बीच में उन्होंने अब जो है वो रिलेशनशिप पूछना शुरू कर दिया है। वर्णाश्रम और पुरुषार्थ के बीच में क्या रिलेशन है, कर्म और जो आपके पास रीबर्थ है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ऋण और रीबर्थ के बीच में क्या रिलेशन है, बुद्धिज्म आया तो वर्ण व्यवस्था कैसे चेंज हुई, धर्म और रिलीजन के बीच में जो है वो क्या डिफरेंस है, ठीक है, पुरुषार्थ आज के टाइम में कैसे रेलेवेंट है। ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो बेसिकली 3.1 के अंदर अभी पूछी जाती है। ठीक है, तो अगेन यू शुड हैव एन एनालिटिकल पर्सपेक्टिव फॉर दैट। ठीक है, सबसे पहले सवाल आता है कि कर्म और रीबर्थ दोनों जो है वो कैसे हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो अब बेसिकली कर्म जो है वो इसके अंदर बेसिकली आपको जो है वो अगेन बताना है कि कर्म और रीबर्थ दोनों एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड हैं और इंडिया का वर्ल्ड व्यू ये कैसे बना रहे हैं। तो कर्म जो है वो इट इज द लॉ ऑफ मॉरल कॉजेशन, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये अगेन मेजरली उपनिषद और भगवत गीता से ड्राइव्ड है। ठीक है, मेजरली आपके पास तीन तरह के जो है वो कर्म होते हैं। एक जो है वो सुनिश्चित हो, एक जो है वो आपके पास अकुमुलेटेड पास्ट है, एक जो है वो आपके पास दैट इज द पोर्शन मैनिफेस्टिंग इन हिज लाइफ और इन दिस पर्टिकुलर लाइफ, और दूसरा जो है वो आपके पास जो नया कर्म आप करते चले जा रहे हैं। तो तीन तरह के कर्म हैं। ठीक है, एक जो घड़ा भर चुका है, एक जो घड़ा आपके ऊपर फेंका जा रहा है, और एक जो है वो जो अगले जन्म में आपके साथ होगा। ठीक है, तो तीन चीजें हैं यहां पे, और ये तीनों चीजें जो है वो कहीं ना कहीं रीबर्थ के साथ, यानी कि जो आपके पास पुनर्जन्म है उसके साथ जो है वो लिंक्ड रहती हैं। अब इसके सोशल इंपैक्ट्स क्या रहते हैं, ये इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन करता है, ये सफरिंग को एक्सप्लेन करता है, ये आपकी वर्निक पोजीशन को जो है वो एक्सप्लेन करता है। अगेन ये जो कर्म का सिद्धांत है वो चारवाक ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वेदांत, योग और जो आपके पास समीक्षा है वो इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। लुई डमो कहता है कि इसी कर्मिक लॉ की वजह से इंडिया के अंदर होमो हायरार्किकस पैदा हुआ। मैक्स वेबर कहते हैं कि आपके पास अगेन कर्मा जो है वो अदर वर्ल्डली लाइंस जो है वो इंडिया के अंदर
पैदा करता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि सोशल कंजर्वेटिविज्म पैदा होता है, और इस वजह से जो है वो आपके पास फेटलिज्म की आदत इंडियंस को पड़ जाती है। फेटलिज्म, अगर मेरे कर्मों में होगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं तो बैठे हैं आराम से। ठीक है। और अगेन अंबेडकर साहब कहते हैं कि ये जो कर्म और रीबर्थ का नेक्सस है, ये ब्राह्मणों के हाथ में टूल ऑफ ऑपरेशन जो है वो बन जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और यहां पे बेसिकली दिस पर्टिकुलर एनालिसिस दिस वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब यहां पे आगे जो चीजें हैं, डुमो क्या कहते हैं, वेबर क्या कहते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो, लेकिन ये जो है दिस इज द कोर एरिया, इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है एक्सप्लेन द इंटरफेस और द रिलेशनशिप पुरुषार्थ एंड आश्रम। पुरुषार्थ का मतलब क्या है कि व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ, बेटा जिंदा क्यों हो आप, दैट इज द पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ के अंदर 4 गोल्स आ जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आश्रम के अंदर 4 पड़ाव आ जाते हैं आपकी जिंदगी के, ब्रह्मचर्या, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संसार, या फिर आपके पास सन्यास। ठीक है। ब्रह्मचर्या के अंदर अब इन चीजों को मैप करना है आपको। ब्रह्मचर्या के अंदर आपके पास जो है वो धर्म की बात आ जाती है, ग्रस्त के अंदर धर्म, अर्थ और काम की बात आ जाती है, वानप्रस्थ के अंदर धर्म और मोक्ष की बात आ जाती है, सन्यास के अंदर जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अगर धर्म अच्छा रहा हो तो, अगर ऋण पूरे कर दिए हो तो। ठीक है। तो बेसिकली इसका जो टेक्सचुअल बेसिस है वो मनुस्मृति और धर्मशास्त्र, महाभारत को बताया जाता है। और मेजर जो स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि आपके पास जो है वो अगेन एथिकल आइडियाज, आश्रम और पुरुषार्थ बनाए रखता है। लुई डमो कहते हैं कि अगेन आपके पास अगर कोई टेंशन है, लुई डमो कहते हैं कि अगेन हाउस होल्डर वर्सेज रिनाउंसर के बीच में जो है वो एक टेंशन रहती है। राधा कृष्णन कहते हैं कि ये जो है वो अगेन इट इज अ इंडियन स्टाइल, इट इज अ इंडियन स्टाइल दैट क्रिएट्स द सिंथेसिस बिटवीन द ड्यूटी एंड फ्रीडम। ठीक है। अब अगेन ये आपकी मर्जी है, लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते देयर इज नो इशू इन दैट। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है एग्जामिन हाउ द बुद्धिज्म, बेसिकली बुद्धिज्म एंड वर्ना सिस्टम। अब यहां पे लिखना क्या है कि बुद्धिज्म ने कैसे वर्णाश्रम या फिर वर्ण सिस्टम को, वर्ण व्यवस्था को चैलेंज किया है, और उसी के साथ साथ लिखना है कि चैलेंज के बावजूद धीरे धीरे बुद्धिज्म खुद कैसे ढल गया। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास वर्ण के अंदर 4 फोल्ड डिवीजन होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आ जाते हैं। बुद्धिज्म ने कैसे क्रिटिक किया, बर्थ बेस्ड हायरार्की को रिजेक्ट किया, सब लोगों को इक्वल बताया, और आपके पास कहा कि आप जो है वो अगेन जो अपने एक्शंस के ऊपर जो है वो बनोगे। ठीक है। जो आप इंटेंशनल एक्शंस करते हो उसके ऊपर जो है वो आपका स्टेटस बनेगा। ठीक है। इसके ऊपर जो है वो बेसिकली उन्होंने यूनिवर्सल धम्म का प्रिंसिपल दिया, जिसके अंदर सब लोग इक्वल होंगे। संघ के प्रिंसिपल के अंदर बेसिकली लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स को जो है वो उनके अंदर एडमिशन मिला। ठीक है। जैसे उपाली जो है वो बार्बर थे। मोनास्टिक हायरार्की जो है वो आपके पास अगेन सीनियोरिटी के ऊपर बनी, कास्ट के ऊपर नहीं बनी। ठीक है। ठीक है। तो आपके पास B.R. अंबेडकर साहब ने इसको यूज किया। गेल ओम्वेद कहते हैं कि बुद्धिज्म को जो है वो अगेन एज अ काउंटर टू ब्राह्मणिज्म जो है वो यूज किया गया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो यहां पे पर्सपेक्टिव मैं भी लिखना भूल गया, वो है R.S. मान का पर्सपेक्टिव। R.S. मान ने जो तिब्बतियंस हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनको एनालाइज किया और उसका एनालिसिस करके कहते हैं कि इस संघ मोनेस्टिक ऑर्डर के अंदर भी जो आपके पास क्लास लाइक डिवीजन है वो बन चुकी है। क्लास लाइक डिवीजन वो बन चुकी है। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है डिफरेंशिएट बिटवीन, यानी कि धर्म वर्सेस रिलीजन। धर्म जो है वो इट इज द ऑर्डर ऑफ ड्यूटी, रिलीजन जो है वो वेस्टर्न सेंस के अंदर बिलीफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है।
धर्म आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, आपके एक्शन ओरिएंटेशंस को बताता है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास रिलीजन है वो बेसिकली आपके पास जो है वो कॉस्मोलॉजिकल लाइफ्स को यानी कि बिलीफ सिस्टम्स को जो है वो बताने की कोशिश करता है। ये मेजर जो है वो डिफरेंस था। ओके, नाउ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, वही स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स हैं राधा कृष्णन का। धर्म जो है वो आपके पास अगेन एथिकल स्पिरिचुअल पाथवेज शो करता है। ये जो है वो कोई इंडिया के अंदर राधा कृष्ण मानते थे कि कोई आपके पास ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है। हमारे पास बेसिकली जो हम कहते हैं इट इज वेरी ओपन फॉर्म ऑफ रिलीजन, जिसके अंदर जो है वो बेसिकली देयर आर मोर टॉकिंग्स, देयर आर मोर थॉट्स ऑन एथिक्स, देयर आर मोर थॉट्स ऑन ड्यूटीज। ठीक है, जो कि ऐसी चीजें हैं जो कि सबको संभालेंगी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन श्रीनिवास इसको कास्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वेबर जो है वो अगेन धर्म को ऑलमोस्ट रिलीजन के साथ जो है वो इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, और आजकल जो है वो इसका कॉम्युनल मिसयूज जो है धर्म का किया जा रहा है, अगेन बाय इक्वेटिंग इट विद हिंदुइज्म और आपके पास बाय इक्वेटिंग इट विद द रिलीजन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो अगला सवाल कि पुरुषार्थ और एथिकल वे ऑफ लिविंग। पुरुषार्थ, देयर आर 4 गोल्स ऑफ लाइफ, जिसके अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब आ जाते हैं। और आपके पास जो है वो अगेन इसका मॉडर्न एप्लीकेशन धर्म का सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, अर्थ का फेयर बिजनेस के साथ, काम का रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स के साथ, आर्ट एंड कल्चर के साथ, मोक्ष का माइंडफुलनेस के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स, लिखना चाहो लिखो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, देन उसके बाद अगला सवाल आता है कि आपके पास जो है वो अगेन व्हाट आर द एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन्स ऑफ पुरुषार्थ। 6th क्वेश्चन दैट इज कि द फिलोसफी बिहाइंड पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ जो है इट इज द एम ऑफ लाइफ और द परस्यूट ऑफ द मैन। इसके अंदर 4 आ जाते हैं और अगेन इसकी जो फिलोसफी है वो ये है। अब इसके अंदर अगेन जो स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स हैं वो नीचे ही रहेंगे क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है, फिलॉसफी है लाइफ को होलिस्टिक तरीके से जियो। 3 वर्ग यानी कि धर्म, अर्थ और काम, उसको बड़ी हार्मनी के अंदर जो है वो आपको परस्यू करना है। धर्म आपके चैरिटियर की तरह होना चाहिए जो कि आपको बताएगा कि कैसे पैसा कमाना है और कैसे आपको एस्थेटिक प्लेजर्स लेने हैं। मोक्ष जो है वो सबको ट्रांसेंड करता है, यानी कि मोक्ष की उपलब्धि जो है वो अल्टीमेट एम है आपका। ये जो है वो अगेन दिस सेगमेंट इट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स, राधा कृष्णन पुरुषार्थ को एथिकल कंपस मानते हैं। बशम जो है वो आपके पास मानते हैं कि इंडिया के अंदर ये एक बड़ा ही यूनिक तरीका है कि कैसे वर्ल्डली सेगमेंट को और आपके पास एस्थेटिक आइडियल्स को आपस में मिलाना। क्योंकि वेस्ट के अंदर क्या होता था, जो एस्थेटिक एलिमेंट्स थे वो सेक्रेड का पार्ट माने जाते थे। ठीक है, सेक्रेड एंड प्रोफेन याद करो आपका। और जो वर्ल्डली एलिमेंट्स थे वो प्रोफेन का पार्ट माने जाते थे। लेकिन बशम कहते हैं कि इंडिया के अंदर ये यूनिक ब्लेंड है जो कि कहीं और जो है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बाद दया कृष्णा, वो जो है वो अगेन इंडियन एथिक्स के साथ जो है इसको कहते हैं कि किस तरह से अलग अलग चीजों को इंटीग्रेट किया है। ऐसा नहीं है कि काम को जो है वो बिल्कुल रिनाउंस कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्णाश्रम और आपके पास ऋण। 4 वर्णाश्रम है और आपके पास जो है वो आपके पास जो मेजर ऋण है वो दे आर दी देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण। और ये जो है वो अलग अलग आश्रमों के अंदर जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, आई बिलीव इनको जो है वो अच्छे तरीके से आप लिख ही लोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद बात आती है द सिग्निफिकेंस ऑफ द पुरुषार्थ फ्रेमवर्क। तो अगेन आपके पास जो है वो इन शेपिंग द इंडियन एथिकल, सोशल एंड द स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, अगेन पुरुषार्थ को लिखना है आपको और वो किस तरह से जो है वो हमें गाइड कर रहा है, हमारे इंडिविजुअल सोशल कंडक्ट को बना रहा है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन हमें दे रहा है, उन सारी चीजों को लिख देना है। ठीक है,
एस.एन. दासगुप्ता इसी चीज के अंदर कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो एथिक्स और मेटाफिजिक्स यानी कि भगवान की बातें, ये कहां से आया, ये अणु कहां से आया, सबको बनाने वाला कौन है, ऐसी चीजों को अल्टीमेटली आपकी ड्यूटीज के साथ, एथिक्स के साथ जोड़ा जाता है। वो कैसे जोड़ा जाता है? वो पुरुषार्थ के माध्यम से जोड़ा जाता है। वो जो है वो आपके पास ऋता के माध्यम से जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है दांडेकर की बात आती है। वो कहते हैं कि अगेन पुरुषार्थ जो है वो इंडियन मैन के जो मोटिवेशनल सिस्टम्स हैं उनको वो डिजाइन करता है, हमारे वर्ल्ड व्यूज को डिजाइन करता है। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि आप जो है वो कर्म को जो है वो एक्सप्लेन करो। ठीक है। तो अगेन वो चीजें जो है वो हम ऊपर ही कर चुके हैं। ठीक है। तो वेदांत समीक्षा और आपके पास जो है वो इन लोगों ने जो है वो कर्म को माना है, चारवाक ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स वही जो है वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कर्म और कास्ट सिस्टम का आपस में रिलेशनशिप क्या है। अगेन कर्म जो है वो स्टेटस को मेंटेन करता है, वो ही वर्णिक पोजीशन मेंटेन करता है। ठीक है। अगेन टेक्स्ट के अंदर भगवत गीता को कोट कर सकते हैं, मनुस्मृति वगैरह को कोट कर सकते हैं। स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स वही जो हमने ऊपर पढ़े, दैट कैन बी कोटेड। ओके। देन उसके बाद बात आती है ऋण का कंसेप्ट क्या है और कैसे जो है वो इसको लिंक किया जा सकता है रीबर्थ के साथ। ठीक है। ऋण के अंदर जो है वो अगेन 3 तरह के ऋण आ जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण मेजरली। ठीक है। इसके साथ साथ और बहुत सारे ऋण हैं। और इसका रीबर्थ के साथ क्या कनेक्शन किया जाता है? रीबर्थ तब तक होता रहेगा जब तक कर्म जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते और सारे ऋण जो है वो आप रीपे नहीं कर देते। तो वेदांत, धर्मशास्त्र और आपके पास जो मीमांस है, मीमांस स्कूल ऑफ एथिक्स, वो जो है वो इंडिया के अंदर इस चीज को मानता है। और आपके पास जो है वो अगेन जो इसका सिग्निफिकेंस है वो यही है कि ये जो चीजें हैं ये बेसिकली आपके आश्रमों को ये डिक्टेट करती हैं, उसको रीशेप करती हैं। पीवी केन जो है वो अगेन बताते हैं कि इंडिया का जो आपके पास एक थ्योक्रेटिक फाउंडेशन है, थ्योक्रेटिक फाउंडेशन जो हमारे पास बाबा मांगने के लिए आते हैं और अगेन वो पूरे मोनेस्ट्रिक ऑर्डर्स चलते हैं, जो पूरा जो थियोक्रेटिक फाउंडेशन है वो जो है वो इसी चीज के ऊपर बना हुआ है। गुरुद्वारों का, मंदिरों का, मस्जिदों का फाउंडेशन इसी चीज के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। और अगेन गुरे जो है वो इस चीज के बारे में बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऋण जो है वो बेसिकली एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सोशल ऑब्लिगेशन है जो ना सिर्फ रिचुअल कंटिन्यूटी को चलाई रखती है, वो अलग अलग फैमिलीज को भी सपोर्ट करती है। फैमिलियल कंटिन्यूटी इसके अंदर खास करके जो है वो आपके पास जो पितृ ऋण से जो है फैमिलियल कंटिन्यूटी बनती रहती है। ठीक है। फिर उसके बाद ग्रस्त आश्रम का सोशल रोल क्या है? तो बेसिकली आपके पास जो है वो ग्रस्त आश्रम, ये दूसरा आश्रम है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोक्रिएशन, यज्ञनाज और हॉस्पिटैलिटी, जिसके साथ कि आपका देव ऋण पूरा होता है। ठीक है। प्रोक्रिएशन से पितृ ऋण पूरा होता है। तो बच्चा पैदा करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के अंदर, क्योंकि जब तक पैदा नहीं करोगे तब तक कोई मोक्ष नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास द पैट्रोनेज ऑफ गुरुज, जो कि आपके पास ऋषि ऋण जो है वो अगेन फीस देनी गुरु को जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। फ्री में ज्यादा टाइम जो है वो काम नहीं चल पाता है। फिर उसके बाद जो है वो अगेन सपोर्ट सिस्टम ये जो है वो आपके पास प्रोवाइड करता है, खास करके ब्रह्मचारीज को, वानप्रस्थीज को और सन्यासियों को। ओके। तो इंडिया के अंदर जो है ये रिचुअल कंटिन्यूटी, इकोनॉमी और वर्ण धर्म का जो है एक तरह से बेस बनता है। ठीक है। ग्रस्त आश्रम। गॉट द पॉइंट? अगेन स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स वही सेम है, सब कुछ सेम है। तो ढांचा ऊपर वाला बदलता चला जा रहा है इस चैप्टर के अंदर। अगेन अगर देयर इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो ये चैप्टर जो है वो इट इज द केक वॉक। फिर उसके बाद डिस्क्राइब दी ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली, और उसका जो है वो बेसिकली डिसइंटीग्रेशन हो भी रहा है ज्वाइंट फैमिली का या फिर नहीं हो रहा है, वो जो है वो आपके पास एक सवाल पूछा गया था 1999 के अंदर। ठीक है। अगेन सवाल चाहे ऐसा नहीं सोचना है कि 92 का सवाल है छोड़ दें, सवाल यूनिक है तो करेंगे।
ठीक है, क्योंकि अगेन पिछले साल एक सवाल पूछा गया क्रोनोमेट्रिक डेटिंग मेथड, एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 1992। ठीक है, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी है क्वेश्चंस की, 1988 से लेके अब तक की अवेलेबिलिटी है क्वेश्चंस की। तो जो यूनिक क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं उन क्वेश्चंस को हल करें, उन चीजों को देखें। ठीक है, क्योंकि वही चीजें अभी रिपीट हो रही हैं। ओके, तो बेसिकली डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया, और इसका जो है वो डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ है रिसेंटली, उसको जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? वही पैट्रीलिनियल, पैट्री लोकल, एल्डेस्ट मेल इसको हेड करता है, प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी होती है, किचन होती है। अब यहां पे यू कैन कोट अ स्कॉलर, आप कर सकते हैं इसको, अगर नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, फाउंडेशनल वैल्यूज क्या होती हैं? इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इमोशनल सपोर्ट, सोशलाइजेशन, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो आपके पास जो है वो अगेन जो कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो जो है वो आपके पास, अगर स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स इसके अंदर लिखने हैं तो इरावती कारवे और आपके पास जो है वो एमएन श्रीनिवास के जो है वो स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स लिखेंगे। ठीक है, इसके जो कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन है अगेन बड़े सिंपल तरीके से जो है लिख दिए, और जो सोशियोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं वो अगेन देयर इज अ शिफ्ट इन द न्यूक्लियर फैमिली इन द सिटीज एक्सेट्रा, और आपके पास जो है वो अभी ज्वाइंट न्यूक्लियर फैमिली इन दी हाइब्रिड फॉर्म जो है कुछ सिटीज के अंदर मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर जो है वो आपके पास अग्रवाल कम्युनिटी के अंदर है कि आपके पास नीचे जो है वो आपके पास पेरेंट्स रहेंगे, ऊपर वाले फ्लोर के अंदर जो है वो आपके पास एक भाई रहता है, उससे ऊपर वाले फ्लोर के अंदर दूसरा भाई रहना शुरू कर देता है। सो दिस इज दी न्यूक्लियर ज्वाइंट फैमिली इन दी हाइब्रिड फॉर्म। ऐसी जो फैमिलीज हैं वो आपके पास जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ रही हैं। सिमिलरली ऐसी फैमिलीज बहुत ज्यादा हैं कि एक भाई जो है वो आपके पास नियरेस्ट प्लॉट्स के अंदर रहते हैं, और कभी जो है वो पेरेंट्स इसके पास हैं, कभी पेरेंट्स इसके पास हैं, इस तरह से। ठीक है, तो दीज आर दी ज्वाइंट न्यूक्लियर हाइब्रिड फॉर्म्स, जो कि इंडिया का अपना इनोवेशन है, जो कि आजकल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगेन इसके अंदर हम जो कुछ पर्सपेक्टिव्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल एएम शाह का पर्सपेक्टिव है कि आपके पास जो है देयर इज अ साइक्लिक ट्रेंड, कि आपके पास जो है वो इंडिया की न्यूक्लियर फैमिली और आपके पास जो है वो ज्वाइंट फैमिली आपस में साइक्लिक ट्रेंड्स के अंदर होती है, कि कभी जो है वो ज्वाइंट फैमिली अर्बन एरियाज के अंदर थोड़ा सा न्यूक्लियर फॉर्म ले लेती है, न्यूक्लियर जो वही अर्बन एरियाज की न्यूक्लियर फैमिली है दोबारा फिर से ज्वाइंट फैमिली के साथ जो है वो जाके जुड़ जाती है। और आपके पास ये जो साइक्लिक फॉर्म है एएम शाह का, ये जो है वो बेसिकली अगेन यू कैन कोट इट, इसको कर सकते हो कोट, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप इसको कोट नहीं कर सकते। बट अगेन सवाल बड़ा साफ था कि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसको बताओ, सवाल अफर्मेटिव था। तो क्योंकि सवाल अफर्मेटिव पूछा गया था तो हम उस डिजाइन के अंदर जो है वो अपने आंसर को हमने लिखा है। ठीक है, तो अगेन इट इज नॉट अबाउट योर नोट्स, आपने नोट्स के अंदर क्या लिखा है, इट इज मोर अबाउट व्हाट द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, सवाल क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है एग्जामिन द रोल ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इन द हिंदू सोशल सिस्टम, और इसका जो है वो क्या इंपैक्ट पड़ा है कास्ट सिस्टम के ऊपर, वाइस वर्सा, इस चीज को जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो अगेन ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, इट अपहोल्ड्स दी वर्ण एंड आश्रम, इसका जो है वो कास्ट के साथ जो है वो सीधा सीधा कनेक्शन है, वो सारी चीजें लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट कैसे है। ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर कास्ट रोल्स को लिजिटिमाइज किया जाता है, एल्डर्स जो है वो अगेन आपके पास कास्ट ड्यूटीज को, रिचुअल, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को जो है वो रीइंफोर्स करते हैं। इसके बारे में गुरे ने लिखा है, कास्ट जो है वो इट इज जस्ट लाइक द एक्सटेंडेड किन, जैसे रिश्तेदार आपको बार बार टोकते रहते हैं वैसे ही कास्ट के सदस्य होते हैं, वो बाहर ना आपको ऑक्यूपेशन करने देंगे, ना ही बाहर की कोई डाइटरी प्रैक्टिसेस को आपको फॉलो करने देंगे। रिचुअल्स जो है वो अगेन आपको हाथ पकड़ के जो है वो करवाया जाएगा। वो सारी चीजें जो है वो आपके पास गुरे लिखते हैं। फिर उसके बाद लुई डमो अगेन प्योरिटी एंड पोल्यूशन के जो प्रिंसिपल है उसको लिखते हैं कि अगेन प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो यही लोग आपके अंदर जो कास्ट के लोग हैं और जो ज्वाइंट फैमिली के लोग हैं वही लोग जो है वो आपके अंदर डालते हैं।
फिर उसके बाद कार्वे जो है वो कहती है कि ज्वाइंट फैमिली जो है इट इज द यूनिट ऑफ द कास्ट रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसकी मॉडर्न जो है वो चेंजेस क्या हो रही है। ठीक है, मॉडर्न चेंजेस वही है कि कास्ट रिजिडिटी वगैरह जो है वो वीकन हो रही है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली जो है वो अभी भी उसकी जो एंडोगेमी है और जो उसके रिचुअल्स वगैरह हैं दे आर परसिस्टिंग। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। गॉट द पॉइंट। इसको अब हम जो है 3.2 को अब हम कल करेंगे। ठीक है, कल से आई विल ट्राई, देयर शुड बी 2 सेशंस, फिर जो है वो 10 दिन के अंदर ये बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, गॉट द पॉइंट। और अगेन दी जो हमारा एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए इसके इस एक्सरसाइज के साथ, इट इज नॉट लर्निंग द न्यू थिंग, इट इज कि कैसे हमने जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में एग्जिस्टिंग चीजें हैं, मोस्ट ऑफ देम, हमने उन चीजों को कैसे पकड़ा और उन चीजों को कैसे सवाल के हिसाब से रिफाइन करके लगा दिया। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, हाँ या ना? ओके, ठीक है, मैं नोटिफाई कर दूंगा। मेरी एंगेजमेंट्स काफी ज्यादा हो चुकी हैं रिसेंटली। ठीक है, इधर भी क्लास उधर भी क्लास, ऐसे भी क्लास वैसे भी क्लास, तो बेसिकली अगर हुआ भी तो कल आई विल हैव द फ्रीडम। कल रक्षाबंधन की छुट्टी है, तो कल का मेरे पास थोड़ा सा फ्रीडम रहेगा कि क्लास जो है वो अपने हिसाब से रखी जाए। जनरली जो है वो क्लास सुबह रखी जाएगी अराउंड 10, क्योंकि अगेन वही एक स्लॉट 10 से 12 वाला जो है वो मेरे पास फ्री होगा। या फिर 9 बजे रखी जाएगी सुबह की, 9 से लेके 11 वाला। ओके, 10 से समवेयर। ठीक है, या फिर 11 से कुछ एक, कुछ ऐसा जो है वो आई ट्राई की कुछ सुबह का बनेगा। ओके ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, ऋतिक सर कॉपी सेंड किया आपको। ओके, पेपर सेकंड 1.1 टू 1.3, हाँ यार वो अलग से करने पड़ेंगे। उसको बेसिकली वर्ल्ड आर्कोलॉजी और इंडियन आर्कोलॉजी को आई विल ट्राई टू क्लब देम, उसको बिल्कुल लास्ट में रखा है हमने। वो रट्टा है यार बहुत, मतलब इट्स कंप्लीट रट्टा, वो वाली चीज है वो। हाँ मैं कॉपी देख लूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ रिकॉर्डेड सेशन में भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ वो तो मतलब हर किसी चीज की कहानी है। देखो अल्टीमेटली इट इज नॉट मोर अबाउट द कंटेंट, ऑब्वियसली कंटेंट तो होना ही चाहिए, बट इट इज मोर अबाउट कि आप जो है वो स्ट्रक्चर कैसे चीजों को करके लिख रहे हैं। चीजें जो है वो इन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक बहुत ही, एवी बैठा है यहाँ पे? नहीं वो बैठा नहीं है। कुछ
मैं आपको कॉपी जो है वो दिखाता हूं इस केस सिनेरियो में। आई कैन वॉच फॉर दैट कि बच्चे जो है वो मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं कई चीजों के बारे में, मतलब उन्होंने इतना ज्यादा है पढ़ लिया होता है, बट इट इज मोर अबाउट हाउ यू आर स्ट्रक्चरिंग इट। ठीक है, 2 मिनट दो मुझे। ओके ओके, मैं देखता हूं कॉपी। ठीक है, नाउ कि अब कैसे वो चीजें होती हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ द कॉपी। ठीक है, और ये जो है वो मतलब ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट आई हैव, तो उनकी ये कॉपी है। इस कॉपी के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो खास चीज है वो यहां पे, जैसे ये जो सवाल था वो ये था कि बेसिकली आपके पास जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो झेलनी पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, और इसको हमने अलग अलग डेमोग्राफिक थ्योरीज के माध्यम से लिखना था। अब यहां पे हो क्या रहा है कि उन्होंने पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है उसको सिर्फ इतना सा लिखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आया जिसकी वजह से रिलेटिव डेप्रीवेशन हुआ है। ठीक है, और इसको मार्क्स की थ्योरी से जो है वो लिंक करना था। सवाल जो आया था वो आया था प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी लिखी है और उसके बाद मार्क्स की थ्योरी इतनी बड़ी लिख दी। ठीक है, तो इधर इट शुड बी इन द रेशियो ऑफ 1:1 या फिर आपके पास 2:1। ये जो है वो नीचे ज्यादा बड़ा नहीं हो जाना चाहिए ऊपर से, मतलब नाउ इट इज गिविंग अस द सेंस ऑफ द इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, कि ये मार्क्स की थ्योरी ये इंसान लिख रहा है, ये प्रॉब्लम के बारे में नहीं लिख रहा है। प्रॉब्लम जो है वो इट वाज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी स्ट्रक्चरिंग है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट। आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो क्या सवाल के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उस चीज को देखिए, उस चीज को समझिए। इसीलिए जिन लोगों ने पहली बार पेपर दिया होता है वो लोग जो है वो कहीं आगे निकल जाते हैं। ठीक है, जो दूसरे तीसरे वाले बैठे होते हैं वो जो है वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें पढ़ चुके होते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो चीजों को समझ चुके होते हैं एक तरह से। ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच। सो द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द कास्ट एंड द चेंजेस इन द कास्ट इन इंडिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चे।